कभी सोचा है कि अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका क्या होगा? आइए आज ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने की इस यात्रा पर चलते हैं, ब्लैक होल्स। सोचिए जरा, ये बात आज की नहीं है। 1926 में खगोल शास्त्री आर्थर एडिंगटन ने ये शब्द कहे थे। उस वक्त ब्लैक होल का कोई सबूत नहीं था, ये सिर्फ कागज पर एक थियरी थी। उन्होंने सोचा कि गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो अपने चारों ओर स्पेस टाइम को ही लपेट ले, एक ऐसा जाल बना दे जिससे रोशनी तक बाहर न निकल पाए। इसी एक सोच ने उस हर चीज की नींव रखी जो हम आज जानते हैं। और एडिंगटन की इसी भविष्यवाणी ने सबसे बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी। भाई, अगर प्रकाश भी नहीं बच सकता तो हम ऐसी चीज को देखेंगे कैसे जो पूरी तरह से अदृश्य हो? यही वो पहेली थी जिसे खगोलविदों को सुलझाना था, और यहीं से हमारी खोज शुरू हुई। तो चलिए एक सुरक्षित दूरी से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हम इन अदृश्य चीजों का पता सीधे देखकर नहीं लगा सकते। नहीं, हमें इनके असर को देखना होगा, इनके आसपास के ब्रह्मांड पर। ये एक तरह की कॉस्मिक जासूसी है। खगोल शास्त्री एक तरह से ब्रह्मांडीय जासूस की तरह काम करते हैं। वो ऐसे तारों को ढूंढते हैं जो किसी अदृश्य साथी के साथ नाचते हुए लगते हैं, मतलब वो किसी खाली जगह की परिक्रमा कर रहे होते हैं। वो स्पेस टाइम में उन लहरों को सुनते हैं जो दो ब्लैक होल के टकराने से पैदा होती हैं, और तो और वो उन तेज एक्सरे को पकड़ते हैं जो तब निकलती हैं जब एक ब्लैक होल अपने साथी तारे से गैस खींच रहा हो। ये सब है तो अप्रत्यक्ष सबूत, पर है एकदम ठोस। और हाँ, ये ब्लैक होल हर साइज में आते हैं। स्टेलर ब्लैक होल हमारे सूरज से बस कुछ ही गुना बड़े होते हैं, लेकिन फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल जो आकाशगंगाओं के बिल्कुल केंद्र में छुपे होते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर हमारा सूरज एक कंचे के बराबर हो तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एक पूरे शहर जितना बड़ा होगा। ये पैमाना सच में दिमाग चकरा देता है। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि इन्हें ढूंढते कैसे हैं, तो चलिए थोड़ा और करीब चलते हैं। ब्लैक होल के ठीक बाहर का माहौल किसी तूफान के केंद्र जैसा है, बेहद उथल-पुथल भरा, हिंसक और ऊर्जा से लबालब। ये ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। देखिए, ब्लैक होल के चारों तरफ गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है जिसे कहते हैं एक्रीशन डिस्क। और मजेदार बात यह है कि ये अविश्वसनीय रूप से चमकदार होती है। जैसे जैसे पदार्थ अंदर खिंचता है, घर्षण उसे इतना गर्म कर देता है कि वो किसी भी तारे से ज्यादा चमकने लगता है। कितनी बड़ी विडंबना है! ब्रह्मांड की सबसे काली चीज के चारों ओर ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजों में से एक मौजूद है। इवेंट होराइजन से ठीक पहले एक और सीमा है, फोटॉन स्फीयर। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि प्रकाश के कण यानी फोटॉन ब्लैक होल की परिक्रमा करने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचिए, ये प्रकाश के लिए आखिरी मुमकिन ऑर्बिट है। इसके बाद अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब हम उस दहलीज पर आ पहुंचे हैं जो ब्लैक होल की असली पहचान है, इवेंट होराइजन। ये वो अंतिम सीमा है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और यहीं पे आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत अपना असली जादू दिखाता है। दूर से देखने वाले के लिए इवेंट होराइजन में गिरती हुई कोई भी चीज धीमी होती जाएगी, उसका रंग लाल पड़ता जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए किनारे पे जम जाएगी। लेकिन जो असल में गिर रहा है उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होगा, वो बस उस सीमा को सामान्य रूप से पार कर जाएगा। एक ही घटना की दो अलग अलग सच्चाइयां, एक ही समय पर। और केंद्र के करीब पहुंचते ही एक बहुत ही अजीब प्रक्रिया शुरू होती है। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना असमान हो जाता है, मान लीजिए पैरों पर सिल की तुलना में कहीं ज्यादा, कि कोई भी चीज एक नूडल की तरह खिंचकर लंबी और पतली हो जाती है। इसी भयानक अंत को स्पैगेटिफिकेशन जैसा मजेदार नाम दिया गया है। तो चलिए अब आखिरी कदम उठाते हैं, इवेंट होराइजन के पार, उस अनजान दुनिया में जहां भौतिकी के हमारे जाने पहचाने नियम काम करना बंद कर देते हैं। यहां से आगे जो भी है सब कुछ सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित है। आइंस्टाइन के सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल में गिरने वाला सारा का सारा पदार्थ एक ही बिंदु पर सिमट जाता है। यही है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं। और यहीं आकर हमारी फिजिक्स जवाब दे जाती है। हमारे पास ऐसे कोई समीकरण नहीं है जो बता सके कि यहाँ असल में क्या होता है। और दिलचस्प बात यह है कि सभी सिंगुलैरिटी एक जैसी नहीं होती।
एक स्थिर ब्लैक होल में ये एक बिंदु है, लेकिन एक घूमते हुए ब्लैक होल में ये एक छल्ले, एक रिंग का आकार ले लेती है। सिद्धांत तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद इस छल्ले से होकर स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट लेकर किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचना मुमकिन हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ गणित की दुनिया में ही संभव है। तो सिंगुलैरिटी के पास का अनुभव कैसा होगा? एक थ्योरी है मिक्सा डायनामिक्स। इसके मुताबिक स्पेस टाइम वहां बेतरतीब ढंग से कांपने लगता है। वो पदार्थ को हर दिशा में एक साथ खींचता और सिकुड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मिक्सर में गूंथा हुआ आटा। ये एक बहुत ही हिंसक और अराजक अंत होगा। तो चलिए अब सिंगुलैरिटी के इस भयानक केंद्र से पीछे हटते हैं और एक ब्लैक होल के पूरे ब्रह्मांडीय जीवन पर एक नज़र डालते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन इनकी जिंदगी हमारी कल्पना से कई ज्यादा लंबी होती है। एक ब्लैक होल की जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है जन्म, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने ही वजन से ढह जाता है। फिर आता है विकास का दौर, जिसमें वो अपने आसपास की चीजों को निगल कर और दूसरे ब्लैक होल्स के साथ मिलकर बड़ा होता जाता है। और आखिर में होती है एक अविश्वसनीय रूप से धीमी मौत, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे एक तरह का रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और ऊर्जा खोते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा धीमी है कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को पूरी तरह वाष्प बनने में 10 के आगे 100 शून्य लगाने जितने साल लगेंगे। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसकी तुलना में ब्रह्मांड की अब तक की पूरी उम्र एक पलक झपकने से भी कम है। और यहीं हम अपने सबसे गहरे और अंतिम सवाल पर पहुंचते हैं। फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। तो अगर कोई ब्लैक होल अपने अंदर मौजूद हर चीज के साथ वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो उस सारी जानकारी का क्या होता है? इसी को सूचना हानि विरोधाभास कहते हैं, और ये आज की फिजिक्स का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में जानना अभी कितना बाकी है। तो इस जानकारी का आखिर होता क्या होगा?